हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के इस लेक्चर के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में भी कौन सा टॉपिक? इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर मिरर्स। ठीक है, तो बेसिकली बात की जाए, लास्ट टाइम में हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट किसका, रे ऑप्टिक्स का। हमने बात की थी रिफ्लेक्शन की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, एंड हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मिरर की। तो मिरर्स मेरे पास दो तरीके के हुआ करते हैं। कौन कौन से? मैंने कहा प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था, तो मेरे पास आया था कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स है ना, मैंने बात की थी कि ये एक तरह के स्फेरिकल मिरर्स हैं। मतलब ऐसा है कि मेरे पास एक स्फेरिकल ग्लास जो होता है, उसको मैं इसके एक पोर्शन को कट करता हूँ, एक साइड पॉलिश करता हूँ, फिर मेरे पास मिरर बनता है। ठीक है, कैसे बनता है कि मेरे पास एक स्फेयर होता है, ग्लास का स्फेयर, उसके मैंने एक पोर्शन को मैंने क्या किया, कट किया, और फिर मेरे पास जो भी मेरे पास यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पास चीज आई है, उसकी मैं एक साइड को पॉलिश कर देता हूं, भले वो कॉन्वेक्स साइड हो या फिर कॉनकेव साइड। अगर मैं कॉन्वेक्स साइड पॉलिश करता हूं तो मिरर जो बनता है वो होता है कॉनकेव मिरर, और अगर मैं क्या करता हूं, कॉनकेव साइड पॉलिश करता हूं तो मिरर आता है कॉन्वेक्स। ठीक है, नेचर वाइज जो भी क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, पर एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट है इन मिरर्स के रिगार्ड। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे दोनों ही मिरर से। तो जैसे कि मैंने ऐसा कि दो स्फेयर्स बना रखे हैं अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं। तो क्या हो रहा है आपके पास, ऐसा है कि मैंने क्या किया, जो पास ग्लास का पूरा स्फेयर था, मैंने इतना पोर्शन कट किया है ना, इतना, बस आप कह सकते हैं इतना। समझ आ रही बात? इतना पोर्शन मैंने कट कर लिया, और फिर मैंने क्या किया, इसकी जो दो साइड्स थी मेरे पास, ये साइड जो कहलाएगी वो मेरे पास कहलाएगी कॉनकेव, और ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा कॉन्वेक्स। तो मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स साइड को पॉलिश किया है, इसका मतलब रिफ्लेक्शन जो होगा वो कॉनकेव साइड से होगा। रिफ्लेक्शन किधर से होगा? कॉनकेव से, क्योंकि लाइट इधर से आएगी, टकराएगी और वापस इस तरफ आ जाएगी, तो उससे पार नहीं जा पाएगी। तो मेरे पास अगर कॉन्वेक्स साइड पॉलिश करते हैं तो मिरर मेरा हो गया कॉनकेव मिरर। इस केस में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या क्या चीजें निकल के आती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ऐसा है कि पहली जो चीज आती है वो आती है पोल। पोल क्या होता है? तो मैंने ऐसा मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मेरे पास जो मिरर है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो कहलाएगा मेरा पोल। सेम है अगर मैं दूसरे वाले मिरर की बात करूं, जहां पर मैंने कॉनकेव साइड पॉलिश की, कौन सी पॉलिश की है? दिस इज माय कॉनकेव साइड, और ये जो मेरे पास है ये मेरे पास है कॉन्वेक्स। कौन सी साइड पॉलिश की है मैंने? कॉनकेव साइड पॉलिश की है, तो मिरर ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? ये जो मेरे पास मिरर आ रहा है ये मेरे पास है, आप लिख सकते हैं कॉन्वेक्स। दिस इज माय कॉनकेव। क्लियर? अब बेसिकली बात की जाए इस केस में भी, तो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर जो होगा वो क्या कहलाएगा? पोल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर चीज? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेरे पास आता है वो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मेरे पास ऐसा है कि ये जो मिरर जो है वो किसी एक स्फीयर का पार्ट है। ये जो मिरर जो है वो किसी एक स्फीयर का पार्ट है, और उस स्फीयर का सेंटर जो होगा, सेंटर पॉइंट जो होगा, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही बात? ओके, सेम वे ये जो इस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंट्रल पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाम से पता पड़ रहा है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कर्वेचर। इस कर्वेचर का सेंट्रल पॉइंट क्या है? तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंट्रल पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, तो याद रखिएगा पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हुआ करती है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर कहा जाए तो ये इस स्फीयर की रेडियस है। समझ में आई बात? तो ऐसा है कि आपके पास कोई भी स्फीयर है, उसका मिड पॉइंट से उसके सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि कैपिटल आर जो है वो इस स्फीयर की रेडियस है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। नाम यूजुअल जो लिखा हुआ है उसका सीधा मतलब निकल के आ रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और मेरे हिसाब से आप ये पहले पढ़ चुके हैं शायद 7th 8th के अंदर, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पर एक टर्म आता है प्रिंसिपल फोकस, है ना। प्रिंसिपल फोकस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ऐसा है कि ये जो होता है वो मिड पॉइंट होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का। जैसे यहाँ पर फोकस जा रहा है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट। तो सेंटर ऑफ द स्फीयर और पोल का बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या सिंपल फोकस भी कह सकते हैं, फोकल पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर ऐसा पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस, पोल से
फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपके पास, ये कंप्लीट यहां से, ये कहलाएगी आपके पास f। यहां पर भी देख लीजिएगा आपका पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस ये जो है वो आपकी है। क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब समझना ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा फोकस क्या होता है ना सर। फोकस क्या होता है भाई, तो बेसिकली सीधी सी बात ऐसा है कि मेरे पास जितनी भी लाइट बीम्स इस मिरर के ऊपर या इस मिरर के ऊपर गिरती है ना, तो जब ऐसा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती है उसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, ये डेफिनेशन कॉन्केव के लिए 100% सत्य है, कॉन्वेक्स के लिए नहीं। कॉन्वेक्स के लिए हम बोलते सर ऐसा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है कि रेस उस पॉइंट से आ रही, ओरिजिनेट हो रही है। इस चीज को ध्यान समझेंगे जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फोकस के ऊपर डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है प्रिंसिपल फोकस, मैंने कहा बाद में बात करते हैं। जनरली आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट इट्स नॉट अ ट्रू डेफिनेशन यू कैन से। आप डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं सभी के बारे में। पोल में जैसा कि मैंने कहा था इट्स अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर, ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर। आप लिख लीजिएगा है ना, जब भी आप डेफिनेशन एग्जाम में आ जाए, स्कूल एग्जामिनेशन में, तो जब भी आप लिखते हैं तो जैसे कि मैं हमेशा शुरू करता हूं, इट इज डिफाइंड एज, फिर फलाना लिखना जो भी आपके पास आगे आ रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ स्फीयर व्हिच मिरर इज अ पार्ट। तो ये क्या होता है, मिरर के सॉरी स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर एक पार्ट है। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिफाइंड एज radius of sphere whose mirror is a part. It is defined as radius of sphere whose mirror is a part. Next जो आपके पास आती है वो आती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके बारे में हम भूल गए। प्रिंसिपल एक्सिस आप देख रहे हो सर, ये जो लंबी सी आपके पास स्ट्रेट लाइन जा रही है ना सर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस लिखा हुआ है, क्या होता है। तो मैं अगर बोलूं तो अगर सीधी साफ भाषा में कहा जाए तो बोलते हैं इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद जॉइंट पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इसको और पोल को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन जो हुआ करती है वो क्या होती है आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। बट यहां पर बात की जाए ये जो पूरी स्ट्रेट लाइन जो है, इधर जितना भी ले जाओ इधर जितना भी ले जाओ, आपकी जितनी श्रद्धा हो ले जाओ, वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने कहा फोकल लेंथ। मैंने कहा ऐसा है कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, कि भाई ऐसा है कि पोल और फोकस की बीच डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है। अच्छा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चीज है, देखो सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने कहा था द फोकस, प्रिंसिपल फोकस और ये फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है दिमाग के अंदर, और वो रिलेशन ये कहता है सर ऐसा है, दिस मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर मस्ट बी ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। पहले ये रिलेशन, और दूसरा रिलेशन जो आपके पास निकल के आता है, दूसरा रिलेशन जो आपके पास निकल के आता है वो ये आता है, ऐसा कह सकते हैं f इक्वल टू r अपॉन कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हुआ करती है, ये चीज आपकी, ठीक है। लास्ट अपर्चर। अपर्चर का मतलब होता है साइज ऑफ मिरर। क्या होता है साइज ऑफ मिरर, मतलब ऐसा है कि मिरर की हाइट कितनी है। मैंने कहा सर इतनी, अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर इस पॉइंट को मैं A से रिप्रेजेंट कर दूं, इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर दूं, तो AB विल बी द हाइट। समझ में आ रही बात। तो यहां पर जो मेरे पास AB जो आएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, अपर्चर ऑफ द मिरर हो जाएगा। सेम केस में यहां से भी लगा सकता हूं, जैसे यहां से लेके यहां तक जो मेरे पास यहां पे आ रहा है, तो यहां से स्टार्ट होगा जो भी मेरे पास, तो यहां से लेके यहां तक अगर मेरे पास मिरर है, तो अगर मेरे पास ये पॉइंट A है, ये मेरे पास B है, तो AB इज द हाइट ऑफ द मिरर। तो मेरे पास ये कनेक्शन ऐसा, आप उसको कह सकते हैं या तो साइज ऑफ द मिरर और यू कैन से हाइट ऑफ द मिरर। क्लियर चीज, ओके ओके। हाँ, तो अब बात होगी प्रिंसिपल फोकस की, है ना। तो इसको फोकस भी बोलते हैं जैसा कि मैंने कहा था, या फिर इसको बोला जाता है फोकल पॉइंट। तो बेसिकली मैंने इसकी डेफिनेशन कही थी कि ऐसा है कि जो भी लाइट बीम्स या लाइट रेस जो अगर मेरे पास ऐसा है कि कॉनकेव मिरर के पैरेलल हुआ करती हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, एक पॉइंट से पास होती है, एक फोकस, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। समझ में आ रही बात। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि ऐसा है कि जो लाइट बीम पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस में लाई करता है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पॉइंट एट व्हिच लाइट बीम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट बीम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस converges after reflection।
या फिर सब जाके एक जगह पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है वो आपका कहलाएगा क्या, फोकस पॉइंट। नेक्स्ट बात की जाए फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है सर, ऐसा एक्चुअली जो भी लाइट बीम इसके ऊपर आती है तो उसका काम होता है डाइवर्ज। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे देखा जाए ये लाइट बीम आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, तो लाइट बीम इसके ऊपर टकरा के क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो आप बोल सकते हैं सर ऐसा है कि वो फिर कभी मिलने वाली नहीं है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ऐसा कोई केस नहीं आता। पर अगर मैं रेस को अगर क्या करता हूँ पीछे की तरफ ले जाता हूँ, है ना, तो आपको लगेगा वो एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। तो इसका मतलब ऐसा कि ऐसा लग रहा है कि ये रे जो रेस है, ये सारी बीम्स हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती हुई आ रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, यहाँ से निकलती हुई इधर जा रही है, यहाँ से निकलती हुई इधर जा रही है। समझ में आ रही बात? तो हम इसकी डेफिनेशन जो कहते हैं सर, इसका फोकस फिर इस तरफ है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, द पॉइंट एट विच लाइट बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू कम फ्रॉम, है ना। तो वो पॉइंट जहां से आपको ऐसा एक लाइट आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई लगती है, कहां से, रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। याद रखेंगे सभी। तो यहाँ पर आपको लाइट इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, उन बीम्स को एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड साइड में, और जहां पर वो मिलती हैं एक ही पॉइंट पर, उसे बोलते हैं फोकस पॉइंट। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट हम बात की जाए, सीधी सी बात ऐसा है कि अगर कंबाइंड डेफिनेशन लिखी जाए तो आप बोलेंगे द पॉइंट एट विच लाइट बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस और अपीयर्स टू कम फ्रॉम, अपीयर्स टू कम फ्रॉम, डायरेक्टली दोनों को कंबाइन करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेरे सामने एक क्वेश्चन है, आपके पास ये क्वेश्चन बेस्ड है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, जो कि कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ करता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मेरे पास यहाँ पर 4 ग्राफ दे रखे हैं, मुझे बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है। तो इंपॉर्टेंट ये कि ध्यान रखें कि भाई ऐसा है कि इस केस में मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस को रखा है वाई एक्सिस पे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रखा गया है एक्स एक्सिस पे। तो अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पर सीधी सी बात ऐसा कि इस एक्सप्रेशन को लिखा जाए तो y इक्वल टू x लिख सकते हैं, है ना। और जो भी आपके पास ऐसे है सभी बच्चे y इक्वल टू x का ग्राफ बना सकते हैं, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। क्यों बनाना है ग्राफ ऐसे? क्योंकि ऐसा है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है मेरे पास y एक्सिस पे आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन x एक्सिस पे आ रहा है, तो इसकी जगह मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह y रख दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जगह मैंने x रख दिया। अब इसका ग्राफ बना लीजिए। तो मैंने कहा सर 0 पे 0 1 पे 1, अगर मैं इसकी टेबल भी बनाता हूं जो आपने ऐसा है कि बचपन में बनाई है x और y के हिसाब से, 0 पे 0 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 ऐसा कुछ चलेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात ऐसा है कि एक तो पहली बात ऐसा x की वैल्यू बढ़ेगी या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो इंसिडेंस की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ऐसा है कि पहली बात ये डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस गिरता हुआ आ रहा है, ये ग्राफ तो हो नहीं सकता। इन सभी में बात की जाए तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस केस में हम बात करते हैं तो मेरे पास है 1 पे 1 2 पे 2, तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ग्राफ है कंटीन्यूअसली, और आप इसका ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू x का, तो सेम आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा व्हिच इज पासिंग, है ना। ये लाइन क्या आ रही है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि ओरिजिन से पास है। समझ में आ रही बात? ये आपका ऐसा पैराबोलिक ग्राफ है जिसमें एक चीज आपको है ना, ये जो तस्वीर जो बनती है, तो मैं बात कर रहा था मैथमेटिक्स में, हमने पॉलीनोमियल्स में बात की थी, आधा है आधा इधर होता है, ऐसे नीचे की तरफ इस तरह से बन सकता है। तो ऐसी शेप वाले ये क्या होते हैं, पैराबोला होते हैं। क्या होते हैं? पैराबोला। तो उसके अंदर आपके पास एक चीज ध्यान रखना, y और x में से एक चीज का स्क्वायर होना जरूरी है, 1 की पावर 1 और 1 की पावर 2। जैसे कि मेरे पास या तो हम बात करेंगे जैसे इसके लिए बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए y स्क्वायर इक्वल टू x, और इसके लिए अगर बात करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा y इक्वल टू x स्क्वायर। क्लियर चीज? तो ऐसा है तो x और y में से एक का स्क्वायर होना जरूरी है, तो उस केस में आपको इस तरह से कर्व बनता है पैराबोला टाइप का। अगर आपके पास ऐसा है दोनों की पावर 1 बने तो आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल लाइन आएगी, है ना। तो ये जो आपका आंसर सही है। क्लियर चीज? कोई डाउट इसके अंदर नहीं है? चलिए